नमस्कार दोस्तों, ट्रेड विद बुक्स में आपका स्वागत है। इस मार्केट करेक्शन में कैसे आप वैल्यू बाइंग कर सकते हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं, मौके तलाश सकते हैं जहां पे कुछ शेयर्स बहुत नीचे के लेवल्स पे अवेलेबल हैं। आप उनको कैसे जज करेंगे कि क्या वो सही वैल्यू में मिल रहे हैं, ये हम आज सीखेंगे। और इस बुक का सहारा लेंगे, धंधो इन्वेस्टर का। ये जो बुक है धंधो इन्वेस्टर, ये वाली बुक आप ज़रूर पढ़ें। और उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो सुनाना चाहूँगा। इसके बाद आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। तो ये है विजय केडिया जी का वीडियो, पहले आप ये सुने। If your stocks have corrected 30%, for example, from the top, and you find there is value after this 30% correction, there is a value in your stock, you can buy, but keep this in your mind that it may correct 20% further. Always prepare for this at whatever price you are buying, whether your shares have corrected 50% from the top, you should have this thought process in your mind that if I am buying, it may correct 20% again. As I told you, there were number of times that my stock had fallen 50-60% from 70% from its peak. This is what kind of carnage I have seen in this market. And even then I held on to my shares. If your stocks have corrected 30%, for example, from the top, and you find there is value after this 30% correction, there is a value in your stock, you can buy, but keep this in your mind that it may correct 20% further. Always ओके, prepare for this. सो इस वीडियो में विजय केडिया जी, जो कि एक जाने माने इन्वेस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपका स्टॉक 30% फॉल कर गया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें अब वैल्यू आ गई है, मतलब अब वो इस लेवल पे आ गया है जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब ये वैल्यू बाइंग के हिसाब से सही है। वैल्यू बाइंग मतलब होता है 5 साल 10 साल तक के लिए ख़रीदना, ताकि जब मार्केट उसकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करे बाद में, तो मार्केट उसको वो प्राइस दे दे। वैल्यू के हिसाब से आप कैसे जज कर सकते हैं। और जब 30-40% कोई शेयर ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो बहुत से शेयर ऐसे होते हैं जहाँ पे उनकी वैल्यू बाइंग, वैल्यू के हिसाब से वो सही लेवल पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे उनको आप बाई कर सकते हो। दूसरी बात जो विजय सर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आज आपने बाई किया और वहाँ से वो शेयर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपने कोई टेक्निकल देख के बाई नहीं किया है कि आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया हो, या आपने उसका एक वैल्यू जज किया है कंपनी के फंडामेंटल देख के। तो हो सकता है वहाँ से और 10 से 20% शेयर करेक्ट करे, आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन आपने सोचा है कि अगले 5 साल 10 साल में इस शेयर को रखूँगा, जिस प्राइस पे मैं ले रहा हूँ वो इसका सही प्राइस है, और आने वाले दिनों में मार्केट इसका प्राइस मुझे देगा। और यही सेम बात ये बुक भी बोलती है, धंधो द इन्वेस्टर, कि अगर कोई शेयर किसी टेम्प्ररी रीज़न के कारण, किसी क्षणिक कारणों के कारण मार्केट में कम दाम पे मिल रहा है, क्योंकि लोग जो होते हैं वो बहुत ही तुरंत रिएक्ट करते हैं। जब कोई न्यूज़ आती है किसी शेयर के लिए, किसी कंपनी के पीछे कोई बैड न्यूज़ आती है, तो उसके जो शेयर्स हैं वो काफ़ी हद तक गिर जाते हैं। और यही मौका होता है एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए कि सही दाम पे शेयर को पकड़ सके। लेकिन उसके लिए आपको आना चाहिए कि एनालिसिस कैसे करना है। तो अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ उसके लिए, इंडस इंडिया बैंक का, जो कि आज 27% डाउन है। एक दिन में शेयर 27% डाउन है। कितना? 27% एक दिन में। मतलब किसी ने अगर 1 लाख रुपए कल यहाँ लगाए थे या इसके थे, तो आज उसका प्राइस हो गया है 73,000। 27% स्टॉक करेक्ट कर गया है। बियर मार्केट में ऐसे ही बहुत ही हार्श करेक्शन होते हैं, तेज करेक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा पिटाई होती है शेयर की। अगर ख़राब न्यूज़ आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा। तो इंडस इंडिया बैंक में कोई ख़राब न्यूज़ आई है। अब न्यूज़ को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो मैं सिखा रहा हूँ कि न्यूज़ कुछ भी आए, जब किसी अच्छी कंपनी में, निफ्टी 50 की कंपनी है इंडस इंडिया बैंक, जब किसी ऐसे बड़े स्टॉक में किसी कारणवश अगर एक बड़ा फॉल आता है, तो आपको सीधे जाके बाय नहीं कर लेना है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जाके आप कल बाय कर लो। आपको इसको एनालिसिस करना चाहिए कि क्या ये कंपनी का वैल्यू है इस लेवल पे जो 655 रुपीज़ पे मिल रहा है, क्या ये सही लेवल है, या तो क्या इस लेवल पे बाई किया जा सकता है। जो स्टॉक है उसने हाई बनाया है 1690 का, मतलब 1690 का हाई बनाया है। कोविड के समय ये स्टॉक मिल रहा था 280 रुपये में, तो कोविड के समय 280 गया था ये। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से ये 650 से 300 400 नहीं जा सकता, ज़रूर जा सकता है। आपको सोचना है कि क्या इसी स्टॉक को मैं अपने वॉच लिस्ट में रखूं और ट्रैक करूं।
तब आपको इसका वैल्यू निकालना आना चाहिए कि क्या ये 650 रुपये इसका ठीक ठाक लेने वाला प्राइस है क्या, क्योंकि शेयर यहाँ से करेक्ट हो चुका है। शेयर अपने टॉप से अगर आप देखेंगे तो करेक्ट हुआ है 61%, 60% करेक्ट हो चुका है। तो अब एक बनता है कि निफ्टी 50 की कंपनी अगर 60-70% करेक्ट हो जाए तो आपको ज़रूर जाके देखना चाहिए कि क्या वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए सही है। 2022 में जब रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तो अमेरिका में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एनवीडिया, फेसबुक, ये सब 70-80% फॉल कर गई थी, लेकिन वहाँ से वापस रिकवर कर गई। तो ये भी शेयर हो सकता है वापस रिकवर कर जाए। यहाँ पे कोई बॉटम बनाने का वेट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, क्या ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए सही है, कैसे देखते हैं। अब वीडियो सही शुरू हुआ है यहाँ से, क्योंकि अभी तक जो लोग रुके होंगे वो लोग सीरियस पार्टिसिपेंट्स भी हैं, सीरियस लर्निंग भी चाहते हैं। तो असली वीडियो यहाँ से शुरू हुआ है। इंडस इंडिया बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पैसे देती है लोन पे, उसी से उसका घर चलता है। जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, मतलब फाइनेंस से जुड़ी कंपनी, जैसे कि बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, ये जो बैंक और एनबीएफसी होता है, इसका वैल्यू निकालने के लिए दो चीज़ें देखी जाती हैं। एक आम आदमी के नज़र में कहें तो जिसको पूरी बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता, मैंने पहले भी बताया है, रिटर्न ऑन एसेट, मतलब उसके पास जो एसेट है उसमें कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है वो। क्योंकि बैंक का एसेट क्या है, वो लोन देते हैं ना, इसी से उनकी कमाई है। तो जो उनका जो एसेट होता है उस पे वो कितना रिटर्न बना के दे रहे हैं, रिटर्न मतलब कितना उसमें पैसे बना के दे रहे हैं हर साल, वो नंबर जो है 1.5% से ज़्यादा होना चाहिए। तो वो दिखाता है कि कंपनी अच्छी है। क्या? 1.5% से ज़्यादा होना चाहिए। ये जो आरओए का नंबर है, मिनिमम कितना होना चाहिए? 1.5, और इससे ज़्यादा होना चाहिए, पहली बात। अब इसमें वैल्यू कैसे देखते हैं कि अभी जो इसका प्राइस चल रहा है, अभी मान लो शेयर का जो प्राइस चल रहा है ना, वो जो है बुक वैल्यू से लगभग 2 गुने से कम होना चाहिए। प्राइस जो है अभी जो करंट प्राइस है, दैट इज़ 2 और 2.5 टाइम्स लेस देन क्या होना चाहिए? बुक वैल्यू जो बुक्स में उसकी वैल्यू है, उस शेयर की जो वैल्यू बुक में है, एक आम आदमी की नज़र में कहें, अरे के लिखाना चाहिए ये, बुक वैल्यू मतलब जो बुक्स में उसकी वैल्यू है, जो कॉपी किताब में जो लिख के रखे हैं ना कि शेयर का, एक शेयर के पीछे इतनी इसकी वैल्यू है, उस वैल्यू के 2 गुने से कम होना चाहिए प्राइस। मतलब अभी अगर 655 रुपये प्राइस चल रहा है तो इसका जो मान लो बुक वैल्यू है वो लगभग 300 रुपये होना चाहिए। तो 300 दूनी 600, तो लगभग बराबर होगा ये। तो ये होता है, दो चीज़ें देखनी है किसी भी, किसके लिए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वैल्यू निकालने के लिए, कि वो सही वैल्यू पे है कि नहीं। तो उसके लिए हम चले जाते हैं कहाँ? screener.in पे, और खोल लेते हैं इंडस इंडिया बैंक। अब ये दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं कि नहीं, पता लगाना है। तो जब आप इंडस इंडिया बैंक निकालोगे तो यहाँ नीचे जब आओगे तो यहाँ पे जो ये कंपैरिजन दिखाया है ना बाकी बैंक्स के साथ, यहाँ पे ये आरओए का नंबर है, रिटर्न ऑन एसेट का नंबर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो ये जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन सब का आरओए का नंबर दिया हुआ है यहाँ पे देखो। एचडीएफसी बैंक का है 1.99, हमने क्या बोला? 1.5% से ज़्यादा है तो अच्छा है। 2% है आईसीआईसीआई बैंक का, कोटक महिंद्रा बैंक का 2.62 है, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब इनमें सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है? कोटक महिंद्रा बैंक। एक्सिस बैंक का 1.85, आईडीबीआई बैंक का 1.65, यस बैंक का 0.34 है, इसीलिए यस बैंक की ये हालत भी है। इंडस इंडिया बैंक का है 1.84, मतलब ये कंपैरिजन में है एचडीएफसी बैंक के, मतलब उस कंपैरिजन में ये भी रिटर्न अच्छा बना के देती है अपने एसेट पे। तो पहली बात हमको पता चल गई कि आरओए का नंबर 1.5% से ज़्यादा है, अच्छा है। दूसरा, हमने बात की थी कि बुक वैल्यू के 2 गुने से कम होना चाहिए। बुक वैल्यू है 836 रुपये और करंट प्राइस है 656 रुपये, मतलब 836 के बुक वैल्यू से शेयर प्राइस नीचे मिल रहा है, मतलब बुक वैल्यू से भी कम प्राइस पे मिल रहा है शेयर। कोविड के टाइम में एसबीआई का शेयर 200 से लेके 250 तक मिल रहा था और उसका बुक वैल्यू था 327, मतलब बुक वैल्यू से भी कम में मिल रहा था। जब भी कोई कंपनी का शेयर बुक वैल्यू से कम में मिले और वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, बेकार कंपनी ना हो, जैसा कि अभी आरओए का नंबर से हमने देखा, तो वो होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए सही, उसका प्राइस होता है सही। टेम्पररी मार्केट के कारण हो सकता है, जो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी है ये शेयर, तो वहाँ पे क्या होता है, खूब पिटाई होती है, क्योंकि फ्यूचर मार्केट में लोग
छोटे लाभ के लिए, जो थोड़ी अवधि का जो लाभ होता है उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट करते हैं, वहाँ से भी शेयर बहुत गिरता है। तो आपको इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए कि बुक वैल्यू से कम में जब मिले शेयर्स तो वो एक तरह का वैल्यू बाइंग होता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको सिखाने का तरीका है कि ये जो मार्केट में जो करेक्शन आया है इसको आप यूज़ कीजिए ऐसे स्टॉक्स को पता लगाने के लिए जो इस करेक्शन के कारण बहुत ही अच्छी वैल्यू पे मिल रहे हैं, क्योंकि ये बुक बताती है धंधो इन्वेस्टर कि ऐसे ही टाइम में जब आप शेयर्स को लेते हो जब वो कम वैल्यू पे मिल रहे हैं तो बाद में वो एक अच्छा मुनाफा बना के देती हैं। शेयर यहाँ से भी 20-30% करेक्ट कर सकता है। वैल्यू इन्वेस्टर को हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए। मोहनीश पबराई हो, वॉरेन बफेट हो, सब जब भी शेयर लेते थे वहाँ से भी शेयर 30-40-50% नीचे जाता था, लेकिन उनको पता है कि उनको उस लेवल पे और लेना है शेयर को, क्योंकि कंपनी में दम था वहाँ पे। तो अगर आपको लगता है किसी कंपनी में दम है, मतलब उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और अगर वो अभी किसी टेम्पररी रीज़न के कारण सही दाम पे मिल रही है, जैसा कि ये थी न्यूज़ और उसके बाद ये प्रमोटर का बयान भी आया है कि प्रमोटर्स रेडी हैं इंजेक्ट करने के लिए कैपिटल। प्रमोटर्स तो कुछ भी बोलते ही हैं, आपको न्यूज़ पे ज़्यादा नहीं रहना है, आपको अपना जो सीखे हो ना आप उस पे डटे रहना है कि अगर आरओए का नंबर है यस बैंक का 0.34 है तो मुझे पता है कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए आरओए का नंबर 1.5 होना चाहिए। तो मैं अगर कोई भी बैंक लूँगा, बंधन बैंक लूँ, आरबीएल बैंक लूँ, तो एक बार ये आरओए का नंबर ज़रूर देखूंगा कि 1.5% है कि नहीं। अगर 1.5 के नीचे है तो मैं नहीं लूँगा, अगर उसके ऊपर है तो भी मैं तभी लूँगा जब वो सही वैल्यू पे आ जाएगा। अब अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल भी आता है, यहाँ से थोड़ा बहुत क्या आता है, टेक्निकल भी आता है, तो आप वेट कर सकते हो इस गिरते हुए चाकू में हाथ ना लगा के उस टाइम का जब ये यहाँ पे कोई सपोर्ट बनाता हुआ दिखे, क्योंकि ये स्टॉक हो सकता है यहाँ से फिर से गिरे और उसके बाद एक बेस बनाए, और उसके बाद जब यहाँ पे एक बेस बनाने के बाद हो सकता है कई दिन तक बेस बनाए और फिर एक ब्रेकआउट दे। जब भी ब्रेकआउट दे, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, यस आपको रखना पड़ेगा। आप अगर विजय केडिया जी को सुनते हो, 4-5 साल तक वो ट्रैक करते हैं स्टॉक को। हो सकता है ये स्टॉक यहाँ पे आने के बाद कई सालों तक बेस बनाए या यहीं से एक हायर हाई बना के जाए, तो आप वहाँ पे एंट्री बनाने का सोच सकते हो। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा अगर आप इसको सीखने के पर्पज़ से लें। अगर आपको लगता है बस मैं इंडस इंडिया बैंक खरीद लूँ और सब सही हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको ये वीडियो से सीखना है कि नेक्स्ट टाइम जब कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो मुझे कैसे वहाँ पे एंट्री बनानी है। आपको अगर एग्ज़ाम्पल लेना है तो मैं एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ इन्फोसिस का। इन्फी का जो स्टॉक है, जैसे आप देखेंगे तो बैड न्यूज़ आई थी यहाँ नीचे के लेवल पे, ये जो बड़ा एक गैप डाउन दिख रहा है आपको, यहाँ एक बैड न्यूज़ आई थी। तो जब मुझे ये दिखा कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया है बड़े ग्रीन वॉल्यूम के साथ, जो दिन का कैंडल है वो एक ऐसा कैंडल बना है जो कि एक बुलिश कैंडल है और प्राइस उसके नीचे नहीं आ रहा है, बार बार प्राइस ऊपर जाता है, फिर से एक गैप डाउन होता है, लेकिन यहाँ पे एक बाइंग आती है, ये दिख रहा है ग्रीन वॉल्यूम्स। तो अगर आपको ऐसा कुछ आता दिखे जिस स्टॉक में आपको लग रहा है कि यहाँ पे वैल्यू है, तब आप बाई कर सकते हो। अगर आपको अभी डर लग रहा है तो तब देखिए, फिर वो लो टूटते नहीं है, यहाँ पे जो लो बन गया वो ऊपर की तरफ ही जाते जाता है शेयर। तो इस तरीके से आपको शेयर मार्केट को अप्रोच करना चाहिए, इस मार्केट करेक्शन को अप्रोच करना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए और बुक्स की लर्निंग को यूज़ करना चाहिए। जब भी कोई शेयर बहुत बड़ा फॉल आता है तो आपको उसको जाके देखना चाहिए, ये नहीं कि आंखें मूंद ले। जिसके पास शेयर था ऑलरेडी उसको तो दुख हो ही रहा होगा कि ये क्यों नहीं निकल पाया, लेकिन अगर आप इसका अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो आपको तो इसमें बहुत पहले ही सेल सिग्नल मिल गया था, आप नहीं निकले, वो आपकी गलती है। क्योंकि अगर आप देखें तो शेयर तो काफ़ी टाइम से ही अभी हम किसकी बात कर रहे थे, इंडस इंडिया बैंक लिमिटेड, अगर आप देखें तो शेयर तो बहुत पहले से ही गिर रहा है। तो अगर आप कोई भी यूज़ कर रहे होते, जैसे मैंने स्टेज एनालिसिस सिखाया था, तो स्टेज 4 में ये यहाँ से ही आ गया था, इस लेवल से ही स्टेज 4 में आ गया था। तो ट्रेडिंग पर्पज़ से तो आपको यहाँ निकल जाना चाहिए था। अगर आप लोअर लो पे निकलते हैं तो भी ये पिछला लो ब्रेक कर दिया था, मूविंग एवरेजेस से भी नीचे था। तो अगर आपने नहीं निकला है तो आपकी गलती है, आपको देखना चाहिए कि आपने क्यों नहीं निकला। क्योंकि ट्रेडिंग पर्पज़ से अगर आपने लिया था शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत पहले स्टॉक सिग्नल दे चुका था एग्जिट का। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो का मकसद आपको स्टॉक रिकमेंड करना नहीं है, आपको सिखाने का मकसद है। इंडस इंडिया बैंक जाके नहीं ले लेना, इसमें आपका रिस्क आपको खुद सोचना है।
मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जब मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आती है किसी शेयर में, तो उसमें कैसे आपको जाके एनालिसिस करना चाहिए, स्टॉक में वैल्यू है कि नहीं, और वहाँ पे कैसे आप प्लान कर सकते हो कि फ्यूचर में आप कहाँ पे उसमें पोजीशन बना सकते हो, वेदर बनानी है कि नहीं बनानी है, कितना कैपिटल डालना है अपने रिस्क के हिसाब से। ये सब सोच के एक प्लान बना के फिर से शेयर मार्केट में काम कीजिए, आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।